नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम हमारी एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम हिस्ट्री टेकिंग एंड क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन किस तरीके से करते हैं, उसको जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर ही लेते हैं इसको। सो पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन हिस्ट्री टेकिंग में क्या-क्या पॉइंट्स होने चाहिए लाइक पर्टिकुलर ऑफ अ पेशेंट, पेशेंट के क्या-क्या पर्टिकुलर्स होते हैं वो चीफ कंप्लेंट्स क्या है, किस तरीके से ली जाती है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस कैसे लिखी जाती है, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस कैसे लिखी जाती है, फैमिली हिस्ट्री कैसे ली जाती है, पर्सनल हिस्ट्री कैसे ली जाती है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, अगर कोई फीमेल पेशेंट आता है तो वो कैसे ली जाती है एंड उन पेशेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से किया जाता है। तो हम इस जो भी ये सीरीज होगी वीडियो सीरीज इसमें हम ये सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है लाइक पर्टिकुलर ऑफ पेशेंट इसमें क्या-क्या नोट किया जाता है? नेम नोट किया जाता है, फादर्स नेम और हस्बैंड्स नेम नोट किए जाते हैं, एज नोट की जाती है, सेक्स नोट किया जाता है, रिलीजन नोट किया जाता है, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस, एड्रेस, ओपीडी नंबर, आईपीडी नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज तो ये सारे पर्टिकुलर्स जो होते हैं वो एक पेशेंट्स के नोट किए जाते हैं। अब ये नोट करने के पीछे कारण क्या है? नेम क्यों नोट किया जाता है? ताकि ऑब्वियस सी बात है हम किसी पेशेंट को पहचान तो सके, उसके नाम से पहचान सके। फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम क्यों नोट किया जाता है? कि मान लीजिए अगर 2 सेम नाम के पेशेंट हो गए, मान लीजिए सुमित प्रजापति करके 2 सेम नाम के पेशेंट हो गए, तो मैं उनको कैसे पहचानूँगा? उनके फादर्स नेम या फिर कोई फीमेल है तो उसके हस्बैंड्स के नेम से पहचानूँगा। एज क्यों लिखी जाती है? ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट किस एज फैक्ट मतलब कि किस एज का है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो एक स्पेसिफिक एज में देखने को मिलती है जैसे कि डिजेनरेटिव जो डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया वो सारी कंडीशंस क्या होती है ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलती है। लाइक एसिडिटी, हाइपरटेंशन जो होती है वो मिडल एज के अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से एज का भी फ़र्क पड़ता है। सेक्स कि भाई पेशेंट जो है वो मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है ना? कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल्स में देखने को मिलती है लाइक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जो हाइपरप्लेजिया होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल में देखने को मिलेगा। सो इसके अलावा रिलीजियन को ज लाइक हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, ईसाई है, तो ये सारी चीज़ें रिलीजन से रिलेटेड जो होती है वो भी हमें लिखनी पड़ती है। एजुकेशन क्या है किसी पेशेंट का, पेशेंट किस लाइक वेल एजुकेटेड है या फिर नहीं है, अगर वेल एजुकेटेड नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट जो होगा वो थोड़ा पुअर हाइजीन में रहेगा, उसको अपनी हाइजीन के बारे में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में कि उसको किस तरीके से रहना है, खाना है, पीना है, तो उसको थोड़ा समझाने में दिक्कत हो सकती है। अगर वेल एजुकेटेड होगा तो हमें उसको समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो एजुकेशन का भी फ़र्क पड़ता है। मैरिटल स्टेटस क्या है, पेशेंट मैरिड है या अनमैरिड है या फिर विडो है। ऑक्यूपेशन क्या है पेशेंट का, लाइक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल का ऑक्यूपेशन है कि दिन भर बस कंप्यूटर पे बैठे रह के काम करना पड़ता है या फिर मॉडरेट वर्क है या थोड़ा बहुत उसको चलने-फिरने का काम रहता है या फिर स्टैंडिंग वर्क है, हेवी वर्क है, जैसे कि पुलिस वाले होते हैं, जो रोड ट्रैफिक वाले होते हैं, वो हमेशा खड़े रह के काम करते हैं, उनका खड़े रहने का काम ज़्यादा होता है। जो इंजीनियर्स होते हैं, आईटी वर्कर्स होते हैं, उनका बैठे रहने का कंप्यूटर, लैपटॉप से ज़्यादा काम होता है, कुछ लोग टीचर्स होते हैं, तो अलग-अलग पेशे के जो लोग होते हैं, तो उनसे भी पता चलता है कि उनके अंदर किस टाइप की स्पेसिफिक स्पेसिफिक बीमारी मिल सकती है। जैसे कि जो लोग माइन्स के अंदर काम करते हैं, जो डस्ट के अंदर काम करते हैं, उनको लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सोशल स्टेटस क्या है? पेशेंट जो है वो हाई क्लास सोसाइटी का है या फिर लोअर क्लास सोसाइटी का है या फिर मिडल क्लास सोसाइटी का है। एड्रेस क्या है? कि मान लीजिए अगर कोई एक ही एड्रेस से बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक बीमारी के, तो हम पता लगा सकते हैं कि उस एड्रेस पे कोई न कोई मतलब क्या पैथोलॉजी हो रखी है, उस एड्रेस पे जाके हम वहाँ पे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, सैनिटेशन करवा सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ, ठीक है ना? और उस एरिया के अंदर डेंगू के बहुत ही ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, तो एड्रेस मेरा क्या होगा उसका नोट होता जाएगा, अलग-अलग पेशेंट्स का एड्रेस नोट होता जाएगा। तो फिर एक डाटा तैयार हो पाएगा ताकि ये पता चल सके कि एक स्पेसिफिक एड्रेस में एक स्पेसिफिक बीमारी के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उस एड्रेस पे हम हेल्थ टीम को भेज सकते हैं ताकि वो उस बीमारी से लड़ने के लिए प्रॉपर कदम उठा सकें। ओपीडी नंबर, आईपीडी नंबर लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि पेशेंट को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी मिल सके, एक बेड की आइडेंटिटी मिल सके। एंड डेट ऑफ एडमिशन, डीओए मीन्स डेट ऑफ एडमिशन कि पेशेंट को किस डेट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया है, डेट ऑफ डिस्चार्ज कि पेशेंट को किस
टाइम पे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। तो ये पर्टिकुलर्स ऑफ पेशेंट होते हैं जो कि हर हिस्ट्री शीट के अंदर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो पॉइंट है वो है चीफ कंप्लेंट, जो कि सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी हिस्ट्री टेकिंग का, कि पेशेंट हमारे पास में आता है, हम चीफ कंप्लेंट कैसे लिखें। सो चीफ कंप्लेंट लिखने के लिए आस्क द पेशेंट रिगार्डिंग देयर मेन कंप्लेंट्स व्हिच लीड्स देम टू अस और हॉस्पिटल, यानी कि पेशेंट को ऐसे पूछना है कि आपको क्या-क्या कंप्लेंट्स हैं जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल आना पड़ा। ठीक है, दूसरा है कि राइट कंप्लेंट्स विद ड्यूरेशन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन पेशेंट्स ओन लैंग्वेज, और हिंदी और इंग्लिश, बट डोंट यूज मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है ना, मतलब क्या करना है कि पेशेंट से पूछना उसकी कंप्लेंट के बारे में, और साथ में उसको उसके ड्यूरेशन के बारे में भी पूछना है कि पेशेंट को पर्टिकुलर जो सिम्टम आ रहे हैं या उसकी जो कंप्लेंट है, मान लीजिए पेशेंट हमारे पास में ज्यादातर दर्द लेके आता है कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे घुटनों में दर्द हो रहा है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे छाती में दर्द हो रहा है, मुझे हाथ में दर्द हो रहा है। तो मेन कंप्लेंट क्या होती है, ज्यादातर दर्द की होती है, या फिर बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा दस्त हो रही है, तो वो मेन कंप्लेंट्स हो गई। तो उनको लिखना है और साथ में उससे ड्यूरेशन भी पूछनी है कि आपको ये कितने लंबे टाइम से हो रहा है, कि अगर आपको बुखार आ रहा है तो कितने लंबे टाइम से आ रहा है, कितना टाइम हो गया है, अगर आपको दर्द हो रहा है तो कितना टाइम हो गया है, अगर आपको दस्त लग रहे हैं, उल्टी हो रही है तो कितना टाइम हो गया है, तो ये पूछना है। और अगर मल्टीपल कंप्लेंट्स बोलता है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, इन पेशेंट्स ओन लैंग्वेज, पेशेंट अगर लोकल लैंग्वेज बोलता है और अगर आपको भी लोकल लैंग्वेज आती है देन इट्स गुड, बट अगर लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो आप हिंदी का भी यूज कर सकते हैं या फिर इंग्लिश का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे भूख नहीं लगती है, सो अपन को लिखना पड़ेगा लैक ऑफ एपेटाइट। ठीक है, बट भूख नहीं लगना इसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है एनोरेक्सिया, यानी कि भूख नहीं लगना। सो एनोरेक्सिया हमें नहीं लिखना है चीफ कंप्लेंट्स में। चीफ कंप्लेंट्स में हमें पेशेंट की लैंग्वेज यूज करनी है कि भूख कम लग रही है, सो लैक ऑफ एपेटाइट। सर दर्द हो रहा है, हेडेक। हाथ में दर्द है, पेन इन हैंड। पैर में दर्द है, पेन इन लेग्स। घुटने में दर्द है, पेन इन नी जॉइंट। तो इस तरीके से हमें उसकी ओन लैंग्वेज के अंदर लिखना पड़ता है। ओल्डेस्ट कंप्लेंट विल बी रिटन फर्स्ट एंड न्यूएस्ट एट द एंड। अब मैंने आपको क्या बताया था कि उससे ड्यूरेशन भी पूछनी है, तो ड्यूरेशन वो बताएगा कि मुझे फलाना बीमारी जो है या फलाना दिक्कत जो है वो इतने लंबे टाइम से है और अभी अभी नई दिक्कत स्टार्ट हुई है, तो अपन उससे जो भी कंप्लेंट्स पूछेंगे अपन उनकी ड्यूरेशन पूछेंगे। जो सबसे पुराना कंप्लेंट होगी वो सबसे पहले लिखी जाएगी, और जो सबसे न्यू कंप्लेंट होगी वो सबसे बाद में लिखी जाएगी। Most of the patient don't know the exact duration, so approximate duration can be asked. ज्यादातर लोगों को उनके ड्यूरेशन के बारे में पता नहीं होता है कि ये दर्द या फिर ये जो बीमारी हुई है वो कब से स्टार्ट हुई है। तो अपन उससे एक अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन पूछ सकते हैं, तो पेशेंट बोलेगा कि हमें 3 से 4 साल हो गए हैं या 10 से 15 साल हो गए हैं, क्योंकि जो बीमारी लंबी चलती है तब हमें मतलब के जो पेशेंट होते हैं उनको वो ड्यूरेशन याद नहीं रहती है। कुछ लोग बता भी देते हैं कि ये इतने कि ये इस सन में स्टार्ट हुई थी, कि ये 2015 से स्टार्ट हुई थी या फिर अभी 2023 में स्टार्ट हुई है, तो इस तरीके से भी बता सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन कैन बी आस्क्ड, मतलब कि लाइक ऐसे बोलते हैं पेशेंट कि मुझे 10 से 15 साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए हैं, तो अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन लिख सकते हैं। ड्यूरेशन गिव्स अ रफ आइडिया, तो ड्यूरेशन से क्या होता है, एक रफ आइडिया मिल जाता है कि जो बीमारी है या फिर जो दिक्कत है वो एक्यूट है या सब एक्यूट है या क्रॉनिक कंडीशन है, या फिर जो ये दिक्कत हो रही है प्रोग्रेस हो रही है, ये दिक्कत बढ़ती जा रही है। इफ पेशेंट इज अनेबल टू टॉक, अगर पेशेंट बोल नहीं पा रहा है या फिर अनकॉन्शियस है, ठीक है ना, अनकॉन्शियस पेशेंट कैसे बता पाएगा अपनी दिक्कत। सो उसकी दिक्कत जानने के लिए क्या करेंगे, सो आस्क देयर रिलेटिव्स एंड अटेंडर्स, कि उसके साथ में जो भी रिलेटिव्स हो, अगर रिलेटिव नहीं है तो उसको जो हॉस्पिटल लेके आया है उससे हम जान लेंगे कि इसको क्या दिक्कत हुई थी, या फिर आपने इसको किस कंडीशन के अंदर देखा, तो उस तरीके से हमें उसकी चीफ कंप्लेंट्स पता चल सकती है। अब हम अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे पता चल जाएगा। सो एग्जाम्पल इज, अपन पहले क्या पूछेंगे, व्हाट आर यू सफरिंग फ्रॉम, कि आइए बैठिए क्या दिक्कत हुई। ठीक है, फिर है हाउ मच टाइम यू आर सफरिंग फ्रॉम, अगर पेशेंट बताता है कि मुझे ये दिक्कत हुई, फिर अपन पूछेंगे कि अच्छा बताइए कि ये दिक्कत आपको कितने लंबे टाइम से चल रही है। ठीक है, अब ये चीफ कंप्लेंट कैसे लिखेंगे इसको भी पता होना चाहिए। तो पेशेंट क्या बोलेगा,
जैसे कि ये 3 कंप्लेंट्स हैं। पेशेंट ने बोला कि मुझे साँस लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने क्या पूछा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है? पेशेंट ने कहा मुझे साँस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे फिर गीली खाँसी भी चलती है और छाती में दर्द भी रहता है। फिर मैं उसको रोकूँगा, फिर मैं पूछूँगा कि अच्छा ये चीज़ें कब से चल रही है? कितना टाइम हो गया है? फिर पेशेंट बोलेगा कि मुझे साँस लेने में दिक्कत हो रही है, पिछले 6 महीने से मुझे साँस लेने में दिक्कत हो रही है। अच्छा फिर मैं पूछूँगा गीली खाँसी को कितना टाइम हो गया है? वो कहेगा कि मुझे लगभग 4 महीने हो गए हैं कि मुझे ऐसे गीली खाँसी चल रही है। फिर मैं पूछूँगा अच्छा आपको छाती के अंदर दर्द कितना टाइम से हो रहा है? फिर वो कहेगा कि हाँ, मुझे लगभग 1 महीना हो चुका है कि मुझे छाती में दर्द हो रहा है। तो इसमें मैंने क्या-क्या नोट किया है? चीफ कंप्लेंट नोट की है पेशेंट की ओन लैंग्वेज में कि साँस लेने में दिक्कत हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, गीली खाँसी चलती है, वेट कफ, छाती के अंदर दर्द होता है, चेस्ट पेन। ठीक है? फिर मैंने उससे ड्यूरेशन पूछी, उसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है कि सबसे पुरानी बीमारी क्या थी? दिक्कत क्या थी कि साँस लेने में दिक्कत हो रही है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ। तो सबसे ओल्डेस्ट कंप्लेंट जो है वो मैंने सबसे पहले लिखी, द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग फ्रॉम लास्ट 6 मंथ। फिर जो उसके बाद की दिक्कत थी वो लिखी, द वेट कट कफ फ्रॉम द लास्ट 4 मंथ और जो सबसे न्यू प्रॉब्लम है चेस्ट पेन फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ओल्डेस्ट सबसे पहले और न्यूएस्ट सबसे बाद में। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लिखना है चीफ कंप्लेंट्स को। तो आशा करता हूँ कि अभी जो ये वीडियो बनाया है आपको बहुत-बहुत पसंद आया। प्लीज़, थैंक यू सो मच।